हेलो गाइस एंड वेलकम बैक दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव। और जैसा कि हम पार्ट 1 में सत्याग्रह, रॉलेटेक, जालियांवाला बाग और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब समझकर आए हैं, तो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी डिटेल। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती चली गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग जगहों के लोगों ने गांधी जी की बातों का अलग अलग मतलब निकाला। इस टॉपिक को हम आराम से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन मूवमेंट। स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन विद इन मूवमेंट, कि एक ही मूवमेंट के अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखी गई। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो है मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या असर पड़ा। टाउन्स में बेसिकली मिडिल क्लास सोसाइटीज के लोग ज्यादा रहते थे, और ये मिडिल क्लास सोसाइटीज के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया। जैसा कि प्री डिसाइडेड था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे किया जाना था, कि लोग अपना लोग अपना सपोर्ट करना छोड़ देंगे ब्रिटिश को। तो वही किया मिडिल क्लास लोगों ने। क्या किया, मिडिल क्लास सोसाइटीज ने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया। जो लोग हेडमास्टर टीचर्स थे स्कूल्स में, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। लॉयर्स ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। हजारों बच्चों ने स्कूल्स छोड़ दिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंगली चलना चाहते थे। साथ ही साथ इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार कर दिया, इलेक्शंस में भाग नहीं लिया। उस टाइम पर सिर्फ एक ही जगह पर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट हुए थे, वो हुए थे सिर्फ मद्रास में, जहां पर जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन लड़े थे। बाकी पूरे इंडिया में उस टाइम पर कहीं पर भी इलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि हमने इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया था। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर इकोनॉमी पर तो और भी ज्यादा तकड़ा पड़ा, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमने फॉरेन गुड्स यानी कि विदेश से आने वाले सामान को भी यूज करना बंद कर दिया। हमने जो लिक्वर शॉप्स थी, शराब वराब की दुकानें थी, उन पर भी पाबंदी लगा दी, उनको भी ब्लॉक कर दिया। और जो विदेशी कपड़े थे, फॉरेन क्लॉथ्स थे, उनको तो जला तक दिया। और हमने अपने खुद के बनाए हुए कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। खुद के बनाया हुआ कपड़ा यानी कि खादी खादी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। इससे ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान हुआ। 1921 में उन्होंने 102 करोड़ रुपए की सेल की थी, 102 करोड़ की। और 1922 में उन्होंने सिर्फ 57 करोड़ की सेल की, यानी कि उनको 45 करोड़ 45 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, क्योंकि लोग अपना इंडियन कपड़ा यानी कि खादी इस्तेमाल करने लगे थे। इंडिया में जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो भी ग्रो करने लगी थी। लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे टाउन्स में स्लो होने लगा। उसके बेसिकली दो कारण थे कि ये मूवमेंट क्यों स्लो होने लगा। पहला कारण था कि जब हमने विदेशी कपड़े को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो हम भारतीय कपड़ा यानी खादी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये जो खादी कपड़ा था, ये बड़ा ही महंगा था, एक्सपेंसिव था। तो सब लोग इसको खरीद नहीं पाते थे, गरीब लोग इसको नहीं खरीद पाते थे। तो लोग वापस विदेशी कपड़े को ही इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि वो खादी से सस्ता था। और दूसरा रीजन ये था मूवमेंट के स्लो डाउन होने का, कि जिन लोगों ने अपने जॉब्स को छोड़ा था, सपोज करिए जो लोग ब्रिटिश कंट्रोल स्कूल या ब्रिटिश कंट्रोल इंस्टीट्यूशन से अपनी जॉब को छोड़कर आए थे, अब उनके पास कुछ भी करने को बाकी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने ब्रिटिश का स्कूल छोड़कर आए थे, उनको जॉब के लिए कोई भी इंडियन स्कूल नहीं था। सपोज करिए एक बच्चा ब्रिटिश के स्कूल से टीसी लेकर आया था, तो उसके पास कोई भी इंडियन स्कूल नहीं था जहां पर वो एडमिशन ले सके। तो थोड़े टाइम बाद लोग फेड अप होने लगे इस चीज से, और लोग वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में ही जाने लगे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो दो रीजंस की वजह से जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो सिटीज में स्लो डाउन होने लगा। पहला रीजन था खादी जो था उसका एक्सपेंसिव होना, बहुत ज्यादा महंगा होना। और दूसरा रीजन था कि कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करने के लिए, तो लोग वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में ही जाने लगे। अब अगर हम कंट्री साइड्स की बात करें, यानी कि ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर क्या हुआ, वो जानेंगे हमारे टॉपिक से, रेबेलियन इन द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके, और ग्रामीण इलाकों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर बहुत ही अलग था। ग्रामीण इलाकों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक अलग तरीके से देखा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अवध का एग्जाम्पल लेते हैं। अवध में जो विलेजेस थे, वहां पर जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो खुद एक सन्यासी भी थे, साथ ही साथ पीजेंट्स के लीडर भी थे। तो इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन इनका विरोध किसके खिलाफ था? इनका विरोध था लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के खिलाफ, यानी जमींदार और तालुकदार्स के खिलाफ।
इनका ये विरोध जमींदार और तालुकदार के खिलाफ इसलिए था क्योंकि ये जमींदार और तालुकदार क्या करते थे, इन लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे, उनको पैसे भी नहीं देते थे, इन लोगों से बहुत ज्यादा हाई रेंट वसूलते थे, बहुत ज्यादा किराया वसूलते थे, साथ ही साथ इन लोगों से भीख भी मंगवाते थे। तो इन छोटे छोटे पीजेंट्स यानी कि छोटे छोटे किसानों ने मिलकर एक साथ आकर अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र ये तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स का विरोध करना शुरू किया और अपने हक की लड़ाई करना शुरू की। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन जो अवध में जो गांव वाले थे, जो किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था जो तालुकदार हैं और जो जमींदार हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, जो तालुकदार हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना और अपने हक को पाना। तो ये जो छोटे छोटे किसान लोग थे, इन्होंने डिमांड किया कि ये जो भीख मांगने वाली प्रथा है यानी कि जो बेगर वाली प्रथा है, इसको पूरी तरीके से मिटाया जाए, ये जो रेवेन्यू है उसको भी कम कर दिया जाए। इस मूवमेंट को देखकर जब कांग्रेस की नज़र यहाँ पर गई कि अवध में ये पीजेंट का मूवमेंट चल रहा है, तो कांग्रेस के कुछ लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू अवध में चले गए लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए और उनके साथ सहानुभूति पेश करने के लिए, साथ ही साथ उनकी मदद करने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे अवध के गांव में घूमा और समझा लोगों के दुख और दर्द क्या है, और फिर उसके लिए उन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर एक ऊद किसान सभा भी बनाई। और ये ऊद किसान सभा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि 1-2 महीने के अंदर इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई थी। तो इसमें बेसिकली कांग्रेस का मोटिव ये था कि वो चाहते थे कि वो अवध के पीजेंट्स को साथ मिलकर एक बड़ा मूवमेंट करें और साथ ही साथ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें पीजेंट का सपोर्ट भी गेन कर सके। लेकिन वक्त ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ये पीजेंट का मूवमेंट, ये छोटे छोटे किसान का मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र कुछ इस तरीके से बदल गया कि कांग्रेस इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी, हैप्पी नहीं थी विद द काइंड ऑफ मूवमेंट ये पीजेंट कर रहे थे। जिस तरीके से पीजेंट्स ने अपना मूवमेंट किया अवध में, वो बहुत ही गलत तरीका माना कांग्रेस ने। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे जैसे ये अवध में पीजेंट्स का मूवमेंट बढ़ता गया, ये लोग नॉन वायलेंस से वायलेंस करने लगे, यानी कि पहले जो अहिंसा के पथ पर थे ये हिंसा करने लगे। जैसे जैसे 1921 में इनका मूवमेंट बड़ा होता चला गया, पीजेंट मूवमेंट बड़ा होता चला गया, इन्होंने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घर पर हमला किया, अटैक किया। इन्होंने बाजार में लूटपाट करना शुरू कर दी, जो अनाज के कारखाने हैं उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इससे जो कांग्रेस थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो कैसा मूवमेंट चाहते थे, वो चाहते थे एक ऐसा मूवमेंट जिसमें अहिंसा हो, नॉन वायलेंस हो। लेकिन ये अवध के पीजेंट्स ने वायलेंस करना शुरू कर दिया और ये सब किया जा रहा था महात्मा गांधी के नाम पर। सबका एक ही, मैंने जैसे पहले ही बोला था, सबने अलग अलग मतलब निकाल रखा था स्वराज का, आज़ादी का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो ये सब मूवमेंट होने लगा, ये सब वायलेंस होने लगा पीजेंट्स का, और ये सब किसके नाम पर होने लगा? ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये तो सिचुएशन थी हमारे अवध के पीजेंट्स की, अवध के छोटे छोटे किसानों की, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक अलग मतलब निकाला, जिन्होंने आज़ादी का एक अलग मतलब निकाला। तीसरी जो सिचुएशन है वो और भी अलग है। एक्चुअली गूडम हिल्स एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पर बहुत बड़े घने घने फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो क्या होता था 1920-21 के टाइम पर, जो कॉलोनियल पीपल थे यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये गांव वालों को अलाउ नहीं करते थे जंगलों में जाने के लिए, ना ही गांव वालों के जानवरों को अलाउ करते थे जंगल में जाकर चारा चरने के लिए। तो ऐसे में गांव वालों को, विलेजर्स को लगता था कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनका हक छीना जा रहा है। साथ ही साथ ये जो कॉलोनियल पीपल थे, ब्रिटिश पीपल थे, ये कभी कभी इन विलेजर्स को फोर्स करते थे भीख मांगने के लिए। जैसे कभी रोड बननी है तो ये विलेजर्स को, गांव वालों को फोर्स करते थे कि तुम जाओ भीख मांग कर लाओ। तो ऐसे में इनको और ह्यूमिलिएटेड फील होता था। ये जो गांव वाले थे उनको और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। गुस्सा आना जायज़ भी है, कोई आपको बोले भीख मांगने जाओ तो गुस्सा तो आएगा ही, ह्यूमिलिएशन तो फील होगा ही होगा। तो ऐसे में इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और इन गूडम हिल्स ने स्वराज का मतलब क्या निकाला? इन गूडम हिल्स वालों ने स्वराज का मतलब, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब निकाला जंगल के अंदर एंट्री मिलना, जंगल के अंदर क्या करना? अपने जानवरों को चारा चरना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली ये जंगल के अंदर घुस गए, इनने अपना गुस्सा दिखाया, आक्रोश दिखाया, और इन्हीं में से एक लीडर निकला अलूरी सीताराम राजू। अब अलूरी सीताराम राजू के लिए मेरा मानना है एक अलग वीडियो बना लूँ, क्योंकि ये अनोखा इंसान थे, ये अनोखे इंसान थे। एक्चुअली अलूरी सीताराम राजू कहते थे कि इनके अंदर स्पेशल पावर्स हैं, ये सही भविष्यवाणी कर सकते हैं या बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और ये गोली पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। गोली मतलब ये गोली नहीं, बंदूक की गोली भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनका ये मानना था, और कई लोग तो इनको भगवान का रूप भी मानते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन पर एक नई वीडियो बन सकती है ना। तो अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में जो गूडम हिल्स के जो विलेजर्स थे, इन लोगों ने मिलकर
कॉलोनियल पीपल के साथ खिलाफ विरोध किया। साथ ही साथ ये जो राजू जी थे, अलूरी सीताराम राजू, ये गांधी जी को बड़ा मानते थे लेकिन सिलेक्टिवली मानते थे। ये गांधी जी की कुछ बातों को तो मानते थे, जैसे खादी पहनना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कुछ बातों को नहीं मानते थे, जैसे कि नॉन वायलेंस। इनका मानना था कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो वायलेंस तो करना पड़ेगा बॉस, वायलेंस तो चाहिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, हिंसा तो चाहिए ही चाहिए है। तो ये गांधी जी की कुछ बातों को मानते थे, कुछ बातों को नहीं मानते थे। तो राजू जी की लीडरशिप में, अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में गोडम हिल्स के गांव वालों ने कॉलोनियल पीपल के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, विरोध किया, और इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करके विरोध किया। इन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा और बहुत वायलेंस वाला मूवमेंट किया। बाद में 1924 में अलूरी सीताराम राजू जी पकड़े भी गए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे गोडम हिल्स की सिचुएशन में, तो यहाँ पर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन और स्वराज का मतलब क्या निकाला। यहाँ पर इनके लिए स्वराज और आज़ादी का मतलब था जंगलों के अंदर एंट्री मिलना, जंगलों के अंदर एंट्री मिलना और अपने जानवर को जंगल के अंदर एंटर कराना, उनको चारा चरवाना, सिंपल। तो जैसे कि हमने देखा टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से एक अलग सिचुएशन क्रिएट हुई, अवध में एक अलग सिचुएशन क्रिएट हुई। जैसे अवध में आज़ादी मिलने का मतलब था तालुकदार और लैंडलॉर्ड से लड़ना, और गोडम हिल्स में आज़ादी मिलने का मतलब क्या था, जंगलों में एंट्री मिलना, जंगल जो वहाँ पर थे वहाँ पर उनको खुलेआम घूमने की एंट्री मिलना। उसी तरीके से एक चौथा केस था प्लांटेशन वर्कर्स का। एक्चुअली प्लांटेशन क्या होता है, जब आप किसी एक क्रॉप को बहुत लार्ज एरिया में कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हो तो उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। जैसे अगर हम असम का एग्जांपल लें तो असम में बहुत ज़्यादा चाय की क्रॉप को ग्रो किया जाता है, टी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, और वहाँ पर उसको बहुत बड़ी एरिया में ग्रो किया जाता है, और वहाँ से जो टी होती है, चाय होती है, ये विदेशों में भी जाती है और हमारे पूरे देश में भी जाती है। तो हम कहते हैं कि असम में टी की प्लांटेशन होती है। तो ब्रिटिश के टाइम पर क्या होता था, जो कॉलोनियल पीपल थे उन्होंने एक अपना एक्ट ला दिया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जो 1859 में आया था। इस एक्ट के तहत ये कहते थे कि जो लोग भी प्लांटेशन में काम करते हैं वो बिना परमिशन के अपने गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकते। सपोज करिए अगर टी की प्लांटेशन हो रही है, चाय की प्लांटेशन हो रही है, तो जो लोग भी उस प्लांटेशन में काम करते हैं वो लोग अपने टी गार्डन को छोड़कर वहां से नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, और उनको परमिशन मिलती बहुत कम थी। सिंपल था इस एक्ट का मतलब कि जो लोग प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो अपने गार्डन को छोड़कर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, और परमिशन असल में उनको कभी मिलती ही नहीं थी। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब, आज़ादी का मतलब क्या था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली, कि कम से कम वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली घूम सके, यहाँ से वहाँ फ्रीली घूम सकें, और जहाँ से वो आते हैं अपने परिवार के साथ एक कांटेक्ट बनाए रखें, एक संपर्क बनाए रखें। क्योंकि क्या होता था, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स जब प्लांटेशन के लिए जाते थे तो इनको एक तरीके से कैद कर दिया जाता था उनके टी गार्डन में, फिर ना तो इनको अपने घर वालों से मिलने दिया जाता था, ना ही इनको कभी वापस भेजा जाता था। कम से कम 6-7 महीने उनको उसी टी गार्डन में रखा जाता था। तो जब प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज के बारे में, तो उन्होंने स्वराज का मतलब निकाला राइट टू मूव फ्रीली एंड राइट टू रिमेन इन कांटेक्ट विद देयर फैमिली, विद देयर विलेजेस। तो इन लोगों को लगा कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है तो गांधी जी का राज आ रहा है, और किसी ने अफवाह फैला दी कि जैसे ही गांधी जी का राज आएगा सबको उनके गाँव में जमीन बांटी जाएगी। और ये अफवाह सुनते ही सारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने अपने टी गार्डन को छोड़ा और भाग निकले। सब लोगों ने जैसे ही अफवाह सुनी कि गांधी राज आने वाला है और सबको अपने अपने गांव में जमीन बांटी जाएगी, ये सब लोग अपना गार्डन छोड़कर भाग निकले। बाद में जब पता चला होगा कि ये अफवाह तो झूठी थी, तो बाद में जैसे तैसे इनको पकड़ा गया, भागते भागते ये पकड़े गए और फिर इनको बहुत मारा भी गया, बहुत ब्रूटली मारा गया। तो यहाँ पर आपने देखा प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब क्या था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली, कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर पाए। हमने 4 सिचुएशंस देखे। पहला था टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का असर क्या हुआ कि पहले तो लोगों ने बहुत एक्टिवली इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बाद में लोगों ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया। 2 रीज़न की वजह से, वो भी हम पढ़ लिए। दूसरा हमने देखा अवध का। अवध में जो पीजेंट्स थे उन्होंने कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब समझा, उन्होंने किस तरीके से स्वराज का मतलब समझा, और किस तरीके से जो मूवमेंट पहले उन्होंने अहिंसा के साथ किया उसको बाद में उन्होंने हिंसा के साथ कर दिया। तीसरा हमने कौन सा देखा, गोडम हिल्स का। गोडम हिल्स में उन्होंने आज़ादी का मतलब क्या समझा कि उनको फॉरेस्ट में एंट्री मिले, तो उन्होंने किस तरीके से अपना मूवमेंट लड़ा। और चौथा हमने देखा प्लांटेशन वर्कर्स का, कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या निकला और वहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यहाँ पर चारों जगह पर अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हुई। तो यहाँ से इमर्ज होती है पहली प्रॉब्लम, कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने विजन डिफाइन नहीं किया था।
उन्होंने गोल डिफाइन नहीं किया था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कर रहे हैं। इसीलिए जिन जिन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया उन सब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक अलग अलग नजरिए के साथ देखा। सपोज करिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक सिंपल गोल है कि मैं आप चाहता हूँ आप इस चैप्टर को समझो, और आप पढ़ रहे हो तो आपका सिंपल गोल है कि आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा नहीं था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई भी एक क्लियरली गोल को डिफाइन नहीं किया गया था कि इस मूवमेंट का गोल क्या होने वाला है। इसलिए सब लोगों ने अपने अपने मन से गोल बना लिए और सबने अपने अपने मन से अपना अपना मूवमेंट कर लिया। लोग सही काम करते थे वो भी गांधी जी के नाम पर करते थे, और गलत काम जैसे कि हिंसा करते थे जो हमारे अवध में हुई और गूडम हिल्स में हुई वो भी गांधी जी के नाम पर करते थे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, वो ये थी कि जो विजन था, जो गोल था मूवमेंट का, वो डिफाइन नहीं था। इसलिए सही काम गलत काम वो सब गांधी जी के नाम पर होते चले गए। लेकिन ये मूवमेंट एक टाइम के बाद रुक गया, और उसका रीज़न ये था कि 1922 में एक जगह है चौरी चौरा नाम से, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। 1922 में वहां पर एक आराम से शांतिपूर्ण तरीके से एक रैली जा रही थी, एक पीसफुल प्रोसेसन जा रहा था, तो पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। जैसा अभी हमने पार्ट 1 में देखा था 10 अप्रैल को भी अमृतसर में यही हुआ था, उसी तरीके से गोरखपुर में 1922 चौरी चौरा जो जगह है वहां पर 1922 में एक शांतिपूर्ण रैली जा रही थी, उस पर पुलिस ने अटैक कर दिया। बदले में उन रैली वाले लोगों ने भी अटैक कर दिया, उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिए और उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा दी। और जब ये हुआ तो गांधी जी को फिर लगा कि अब ये मूवमेंट में फिर वॉयलेंस आ रहा है, फिर मूवमेंट अहिंसा से हिंसा की तरफ जा रहा है। तो गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं के वहीं वापस ले लिया, और ये होते ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गया। लोग जो अपना काम छोड़कर ब्रिटिश सरकार से दूर जा रहे थे वो वापस ब्रिटिश सरकार के पास जाने लगे। तो बेसिकली बोला जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद हुआ या क्यों रोका गया, क्योंकि वो मूवमेंट अब वायलेंस में टर्न होने लगा था, वायलेंस में कन्वर्ट होने लगा था। क्यों कन्वर्ट होने लगा था? क्योंकि 1922 में चौरी चौरा नाम से जगह पर पुलिस ने एक शांतिपूर्ण रैली पर अटैक किया, और बदले में उस रैली वाले लोगों ने भी पुलिस पर अटैक किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। तो इससे गांधी जी को लगा कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो गांधी जी ने वहीं के वहीं नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन को वहीं के वहीं वापस ले लिया। तो ये तो था हमारा पार्ट 2, जहाँ पर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हर एक छोटी से छोटी बारीक डिटेल भी कवर कर दी है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में हम जानेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना, लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट।